नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री को लेकर के और कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं भारत के अंदर जो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि किस तरह से इंडियन बैंकिंग में डेवलपमेंट हुआ है, इंडियन बैंकिंग में बदलाव हुआ है और उसकी वजह से हमारे भारत के अंदर किस तरह से आर्थिक सुधार आए हुए हैं। उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मेन फोकस जो आज के लेक्चर में रहेगा वो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री को लेकर के रहेगा। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, और बिल्कुल टू द पॉइंट चर्चा करेंगे, इधर उधर की बातें ना करके। जो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री, ये रहेगा हमारा आज का मेन टॉपिक। देखिए, अब हमारे भारत के अंदर जो बैंकिंग है, बैंकिंग में बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। भाई बैंकिंग में वैसे तो अब तरह तरह की सुविधाएं देने लगी हैं, लेकिन जो मूल उसका फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है बैंकिंग का, वो क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं भाई बैंक के पास जाऊंगा, उससे पैसे उधार ले लूँगा, उसके बदले में बैंक मुझसे ब्याज लेगी, यही है बस। भाई बैंक का जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वो क्या है? इंटरेस्ट है। अब आज की तारीख में तमाम चीज़ें उसके पास हो गई हैं सोर्स ऑफ इनकम की, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है? इंटरेस्ट, ब्याज लेना, कंपाउंड ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा देना, यही तो बैंकिंग का खेला है पूरा। तो भाई ये सिस्टम तो हमारे भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है। वो बात अलग है कि एक प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई लीगल तरीका नहीं था, लेकिन चला बहुत पहले से आ रहा है और आज भी चल रहा है। आज भी कई लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक के पास नहीं जाते, वो सेठ और साहूकारों के पास जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके हिसाब से वो जो ब्याज बताएंगे उस ब्याज दर पर वो पैसे उधार लेते हैं और ब्याज दे देते हैं, पैसा भी चुका देते हैं। कुछ लोग नहीं देते, खा जाते हैं। तो भाई ये बैंकिंग के अंदर जो सुविधाएं हैं, जो उसका मेन फंक्शन है, वो तो हमारे भारत में बहुत पहले से चल रहा है। तो हिस्ट्री भाई कब से काउंट करें ये तो पता नहीं है, इसका तो कोई एग्जैक्ट डेट ही नहीं है कि भाई कब से ये सिस्टम चला आ रहा है। पैसे का लेन देन तो बहुत पहले से है। तो एक्चुअल में हम लोग शुरुआत वहां से करेंगे कि बैंक जैसा कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कब बना। तो हमारे भारत में एक बैंक जैसा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना था 1717 में, तो आज़ादी से पहले, यानी कि हमारे भारत में जो बैंकिंग की हिस्ट्री है वो आज़ादी से पहले की है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो हिस्ट्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट तो रहेगा अपना प्री इंडिपेंडेंस फेज, यानी कि आज़ादी से पहले वाला, और एक रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, यानी आज़ादी से बाद का, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। तो ये दो फेज में हम लोग अपने भारत की इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री को हम लोग समझेंगे। तो देखो भाई, प्री इंडिपेंडेंस फेज, तो जैसे मैंने बताया 1717 में सबसे पहली बैंक बनी थी जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एक फिल्म भी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जैसे वो बंद हो गई ऐसे ये बैंक भी बंद हो गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये भाई आज़ाद कब हुआ देश अपना? 1947 में। तो भाई ये आपकी 1770 से लेकर के 1947 तक चला है प्री इंडिपेंडेंस फेज। और फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज स्टार्ट हुआ, यानी कि 1947 में हम आज़ाद हो गए और आज भी हम आज़ाद ही हैं, यानी आज की तारीख तक क्या चल रहा है अपना? ये पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज ही चल रहा है। अब ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज है ना, इसको फिर 3 फेजेस में डिवाइड किया। भाई देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद जो बैंकिंग थी हमारे भारत के अंदर वो सब प्राइवेट हाथों में थी, तो धीरे धीरे उसको नेशनलाइज्ड हमने किया, मतलब गवर्नमेंट में अधीन किया, गवर्नमेंट में उसकी पूरी की पूरी 100% हिस्सेदारी करी, मतलब नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का। तो भाई 1947 से लेकर के 1969 तक का जो फेज है, मतलब इसको भी हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहले ऐसा लिख लीजिए, डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, यानी कि हमारे भारत में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज है इसको भी हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहला फेज कौन सा है? नेशनलाइजेशन फेज, नेशनलाइजेशन फेज। तो ये 1947 से लेकर के 1969 तक है, क्योंकि 1969 में आकर के भारत में सबसे पहली बार बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। कुल 14 बैंक थी जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व था, उनको नेशनलाइज्ड कर दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और वो बहुत बड़ा डिसीजन था हमारे भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का, आर्थिक सुधार लाने का। अभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो ये अपना नेशनलाइजेशन फेज हो गया 1947 से 1969। अब नेशनलाइजेशन हो गया है, अब उसके बाद पोस्ट नेशनलाइजेशन फेज चलेगा। तो दूसरा फेज था कौन सा? पोस्ट नेशनलाइजेशन फेज, पोस्ट नेशनलाइजेशन फेज। और ये पोस्ट नेशनलाइजेशन फेज कब तक चला? ये 1969 हो गया, तो 1969 से लेकर के 1991 तक ये चला भाई पोस्ट नेशनलाइजेशन फेज। और उसके बाद तीसरा फेज आता है लिबरलाइजेशन फेज,
लिबरलाइजेशन फेज। हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में या बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर कोई बताया जाता है तो वो यही बताया जाता है, लिबरलाइजेशन फेज में। जब हमारे भारत में भारत सरकार ने प्राइवेट बैंकों को अनुमति दी, जब तक सरकारी बैंक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही प्राइवेट बैंकों को और जो फॉरेन बैंक हैं उनको जैसी अनुमति मिली, हमारे भारत में एकदम बूस्ट आया है। जो कहते हैं कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट अगर बैंकिंग सेक्टर में हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म में हुआ है, तो यही है। ये जो लिबरलाइजेशन फेज है ना, इसी को इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं, कि एक्चुअल में बैंकिंग के माध्यम से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो आर्थिक सुधार आया है ना, वो इसी में आया है और वो अभी तक चल रहा है। तो ये 1991 से शुरू होकर के अभी तक चल रहा है, टिल डेट। ठीक है, तो ये भाई हमारी जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज की जो हिस्ट्री है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक नेशनलाइजेशन फेज, दूसरा पोस्ट नेशनलाइजेशन फेज और तीसरा है लिबरलाइजेशन फेज। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस फेज की। तो आइए चलते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज, हेडिंग डाल दीजिएगा प्री इंडिपेंडेंस फेज। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ ये? 1770 में, क्योंकि सबसे पहली बैंक जो है वो 1770 में एग्जिस्ट हुई, मतलब वजूद में आई। नाम था उसका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और कब तक चला? 1947 तक, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो देखो भाई, इन 1770 में सबसे पहली बैंक एस्टेब्लिश्ड हुई। फर्स्ट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड कब? 1770 में। नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मत कर देना इसको, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये थी सबसे पहली बैंक जो 1770 में आई थी। और जैसे फिल्म बंद होगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, कुछ समय चल के ये भी बंद होगी, लेकिन ये कुछ समय नहीं, ये काफ़ी अच्छी चली थी। 1770 से लेकर के 1832 तक। ये क्लोज कब हुई? क्लोज्ड इन 1832। 1832 में जाकर के ये बंद हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जैसी तमाम सारी बैंक थी हमारे भारत के अंदर जो कि आज़ादी से पहले की थी। बताते हैं कि भाई उस समय 600 से ज़्यादा बैंक रजिस्टर्ड थी। ओवर 600 बैंक वाज रजिस्टर्ड। सोच लीजिए भैया, बिफोर द इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी से पहले ही हमारे भारत के अंदर, यानी कि जो इंडिपेंडेंस पीरियड है, जो इंडिपेंडेंस इरा है, 600 से ज़्यादा बैंक थी जो हमारे भारत में रजिस्टर्ड थी। लेकिन इसमें से कुछ ही सर्वाइव हुई हैं। हर एक बैंक जो है वो सर्वाइव नहीं हो पाई। काफ़ी सारी बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक जो थी वो सब की सब बंद हो गई, क्लोज्ड हो गई। तो उसी में जैसे कि ये अपनी ये भी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये भी चली, ये भी आज़ादी से पहले चली और आज़ादी से पहले ही बंद हो गई। तो ऐसी और बहुत सारी बैंक थी, ठीक इसी तरह से बैंक ऑफ हिंदुस्तान की तरह। जैसे एक बैंक थी दी जनरल बैंक ऑफ इंडिया। नाम कितना अच्छा है। अदर बैंक ऐसे लिख लीजिए हेडिंग डाल करके, अदर बैंक, जो कि प्री इंडिपेंडेंस इरा की ही है, उसी में स्टार्ट हुई और उसी में बंद हो गई। कुछ एक आधा थी जो आज़ादी के बाद बंद हुई है, लेकिन प्रेजेंटली हम ये कहें अभी नहीं है, अभी बंद हो चुकी है, अभी ऑल आर क्लोज्ड। तो जिन बैंकों के नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सबकी सब अभी प्रेजेंट में बंद हो चुकी हैं। जिसमें से एक पॉपुलर थी आपकी द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। एक तो भाई ये बैंक थी जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ये 1786 में आई थी, 1786 में, और बंद भी तुरंत हो गई थी 1791 में ही, यानी 1786 में आई और 1791 में आकर के बंद हो गई। एक थी उद कमर्शियल बैंक, नाम ही उसका ऐसा है, उद कमर्शियल बैंक, उद कमर्शियल बैंक सॉरी। जो उद कमर्शियल बैंक है ये 81 से लेकर के चली 1881 में आई और अभी बंद हुई है आज़ादी के बाद। 1958 तक आपकी ये बैंक चली है, उद कमर्शियल बैंक। अब 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बैंक थी उस समय की। एक तो थी बैंक ऑफ बंगाल, ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। यहाँ से एक नया खेला स्टार्ट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो बैंक ऑफ बंगाल जो लगाई थी कब, लगाई से मतलब है आई थी कब 1809 के अंदर। दूसरी थी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, ध्यान से सुनिएगा, ये आई थी 1840 के अंदर। कौन सी? बैंक ऑफ बॉम्बे। और फिर एक थी बैंक ऑफ मद्रास। क्यों मैं इनके ऊपर फोकस कर रहा हूं, क्यों मैं इनके नाम जोर जोर से चिल्ला रहा हूं? ये आई थी 1843 में।
क्योंकि ये तीनों बैंक जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी। जब ब्रिटिश रूल हमारे भारत के अंदर आ गया था तो ब्रिटिश इंडिया ने, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ही ये तीनों बैंक एस्टेब्लिश की थी। तो कौन सी बड़ी बात हो गई सर इसमें, ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तीनों बैंक आज भी एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करती, ये अब मर्ज हो चुकी हैं, और मर्ज होकर के, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका अकाउंट भी इसी बैंक में होगा ही होगा। आज हमारे भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, और नाम क्या है इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आपका अकाउंट भी इसमें होगा, 100% होगा ही होगा, भले ही पैसे किसी और अकाउंट में जमा होते हों, ये इस बैंक में अकाउंट जरूर होगा आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों का ही तो मर्जर है। तो ये तीनों बैंक कौन एस्टेब्लिश किया था? दीज 3 बैंक्स वर एस्टेब्लिश्ड, ये तीनों बैंक एस्टेब्लिश्ड हुई थी बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तीनों बैंक एस्टेब्लिश की थी। और उस समय इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। क्या कहा जाता है इन बैंकों को? ये तीनों बैंक जो थी वो प्रेसिडेंशियल बैंक थी, कॉल्ड देम प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल बैंक इनको कहा जाता था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बैंक थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की। बाद में 1921 में, 1921 में, देश तो तब भी आजाद नहीं हुआ था, तो 1921 में ये जो तीनों बैंक थी, दीज 3 बैंक, कौन कौन सी? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को आपस में मर्ज कर दिया, और मर्ज करके एक सिंगल बैंक बना दी, एक सिंगल बैंक बना दी। और सिंगल बैंक का नाम क्या रखा? अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं आएगा, अभी तो टाइम लगेगा। उस समय वो ज्यादातर जो नाम रखते थे, कोई भी इंस्टीट्यूट हुआ करता था, वो इंपीरियल करके रखा करते थे हर चीज का नाम। पहले अपने आईसीआर में भी हर चीज में हर जगह देखो वहां पर वो इंपीरियल चलता था, तो ये नाम रख दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये नाम रख दिया गया इसका कब? 1921 में, यानी कि 1921 में इन तीनों बैंकों का वजूद खत्म करके मर्ज कर दिया गया और नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हमको आज़ादी मिल गई 1946 में और 1947 में, उसके बाद भी ये इसी नाम से चलती रही। 1955 में आकर के, इन 1955, अच्छा, आज़ादी के बाद इसका जो अधिकार था वो प्राइवेट लोगों के हाथों में था। फिर इसका नेशनलाइजेशन किया हमने, इसका नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण हो गया। तो ये जो है भाई आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गई, कंट्रोल अंडर दी GOI। किसी भी चीज़ का जब नेशनलाइजेशन हो जाता है तो वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। तो भाई ये प्राइवेट हाथों में से निकाल करके इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई पूरी तरह से। और उसी समय इसका नाम चेंज कर दिया गया, और नाम क्या रख दिया गया? SBI, बड़ी पॉपुलर, जिसको हम SBI बड़े प्यार से कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज अगर आपको KYC भी करवानी हो ना, KYC भी करवानी हो ना SBI के अंदर, तो आपका पूरा दिन चला जाता है। आज ही ये हालत हो गई है। SBI में कोई अच्छी ब्रांच में घुस जाओ तो, ऐसा नहीं कि कहीं दूर दराज की कोई ब्रांच है वहाँ तो चलो ठीक ठाक काम हो जाता है, लेकिन कोई बड़ी ब्रांच हो तो उसमें जाओ, ऐसा लगता है जैसे मेला चल रहा हो वहाँ पर। बुरा मत मानिएगा SBI के कर्मचारी अगर आप हैं तो, लेकिन आपकी बैंक में मैंने जो नोटिस किया है वो मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। आपकी बैंक में भीड़ इसलिए नहीं है कि आपके कस्टमर ज़्यादा हैं, या कस्टमर ज़्यादा हैं नो डाउट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भीड़ जो कस्टमर जो दिख रही है उसके अंदर, वो बेसिकली मिसमैनेजमेंट की वजह से है। जिन लोगों का काम 5 मिनट 10 मिनट में होना चाहिए, उनका काम 2-2.5 घंटे में होता है, क्योंकि वहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा काम होगा कहाँ पर। आप अगर काउंटर नंबर 2 पर खड़े हुए, आधा घंटा लाइन में लगने के बाद पता चलता है कि यहाँ 2 पर नहीं, आपको 4 पर खड़े होना था। फिर वो 4 पर जाकर के लगेगा, जैसे ही उसका नंबर आएगा तब जाकर के जो मैडम बैठती है वहाँ पर, या जो भी बैठे होंगे, वो कहेंगे ऐसे चश्मा निकाल करके, इसकी फोटोकॉपी कहाँ है, जाओ फोटोकॉपी करा के लाओ। वो बेचारा 2 घंटे से लाइन में लगा है, अब फोटोकॉपी कराने बाहर जाएगा, फोटोकॉपी करा करके वापस आएगा तो फिर लगेगा लाइन में, और फिर जैसे ही वो उसका नंबर आएगा तो फिर मैडम या सर जो होंगे वो ऐसे चश्मा नीचे करेंगे, फिर देखेंगे इसकी भी तो फोटोकॉपी करानी थी ना, चलो इसकी फोटोकॉपी भी करा के लाओ। फिर बेचारा जाएगा, तो उसका पूरा दिन इसी में चला जाता है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं। आप एक ही बार में चिपका दो कहीं पर कि भाई KYC के लिए ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, या पर्टिकुलर 2-3 बंदों को बिठा दो मेन गेट पर ही कि भाई जहाँ पर जाकर के क्वेरीज हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उनको भी एक्चुअल में नहीं पता कि काम कहाँ पर होना है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जिस बैंक में गया था, मुझे एक फॉर्म भरना था, तो भाई हिंदी इंग्लिश दोनों होते हैं, तो मैंने जो फॉर्म भरा वो हिंदी में था। एक्चुअल में मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ज़्यादातर चीज़ें, तो मुझे जो फॉर्म मिला वो हिंदी वाला था।
तो मैंने उससे ये पूछा कि मुझे इंग्लिश वाला फॉर्म चाहिए। आपको पता है इंग्लिश वाला फॉर्म कहाँ था? ठीक उसी के पीछे। ये एक पेपर पर इस तरफ हिंदी की प्रिंटिंग होती है और इस तरफ इंग्लिश की प्रिंटिंग होती है। इस तरफ मैंने देखा तो भाई इंग्लिश हिंदी थी, तो मैंने देखा भाई इंग्लिश का नहीं है, मैंने उससे पूछ लिया कि इंग्लिश वाला फॉर्म कहाँ है। आप विश्वास नहीं बताओगे, वो बैंकिंग कर्मचारी है, उसको नहीं पता कि इंग्लिश का फॉर्म कहाँ है। वो ढूंढ रहा है, वो खुद ढूंढ रहा है। ऐसा 10-5 मिनट ढूंढने के बाद बोला शायद सर खत्म हो गए होंगे, मैं अंदर से मंगवाता हूँ। जब उसको पलट के देखा तो उसके पीछे ही इंग्लिश वाला था। मैंने वहाँ अपना माथा पकड़ लिया कि ये कर्मचारी हैं। बुरा मत मानिएगा, अगर आप एसबीआई के कर्मचारी हैं तो ये सच्चाई है आपकी बैंक के अंदर, ऐसा होता है। तो वहाँ पर भीड़ इसलिए नहीं है कि लोग बहुत हैं आपकी बैंक में, लोग तो हैं ही, सब जगह हैं, लेकिन आपके यहाँ पर मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है और उस मिसमैनेजमेंट के चलते वहाँ पर भीड़ ज़्यादा नजर आती है। यानी कहने का मतलब है कि 10 लोग बैंक में घुसे हैं तो 10 मिनट बाद उन 10 को बाहर आना चाहिए, वो बाहर नहीं आते। वो 10 तो अंदर गए ही हैं और 10 अंदर चले गए और 10 अंदर चले गए। जब 50 लोग अंदर चले जाएंगे तो पहले जो 10 गए थे तब जाकर के बाहर आते हैं। ये इस वजह से वहाँ पर मिसमैनेजमेंट और भीड़ अननेसेसरी की दिखाई पड़ती है। चलो ठीक है, अपना वो टॉपिक नहीं है, अपन तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने आए हैं कि भाई एसबीआई आ गया, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आज भी हमारे भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, करेंटली लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे भारत की। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा हमारे पास भारत में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ सब्सिडरीज बैंक भी थी। 1959 में इन सब्सिडरीज बैंक जो थी इनका भी नेशनलाइजेशन किया गया। कितनी थी भी? 7 थी, 7 सब्सिडरीज बैंक थी। 7 सब्सिडरीज बैंक ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 7 सब्सिडरी बैंक थी, उनको भी नेशनलाइज्ड किया गया, उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। हालांकि अब तो एक भी नहीं, अब तो सब कुछ हमने इसमें एसबीआई के अंदर ही मर्ज कर दिया है। तो कौन कौन सी थी भाई वो 7? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, एक ही है ये, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर एक ही थी। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये टोटल 7 सब्सिडरी बैंक थी एसबीआई की। आज प्रेजेंट में इनमें से कोई भी नहीं है, सब की सब जो बैंक है वो आपकी मर्ज कर दी गई हैं। तो देखो भाई, इसमें से एक है भाई आपकी स्टेट बैंक ऑफ, नाम लिख लीजिए इनके, सॉरी, एक है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, एक तो भाई ये थी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, एक थी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ऐसे डर लिख देना, इसका मतलब तो पता ना, ऐसे करने से मतलब सेम टू सेम वही लिखना होता है। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद हो गई। फिर उसके बाद एक है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है। एक है स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, ट्रैवनकोर, और एक है स्टेट बैंक ऑफ आपकी बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये बैंक हो गई भी बीकानेर और जयपुर वाली। ये तो 5 हैं। अब मैंने 5 यहाँ पर इसलिए रोक दिया क्योंकि ये वाली जो बैंक थी 5, इनका विलय सबसे पहले हुआ था, मतलब इनका विलय जो है वो बाद में हुआ 5 का 2017 के अंदर। अभी बताएंगे सारी चीजें, पहले 7 लिख लो और एक लिख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और 6वें नंबर की बैंक है, 5 हो गए ना, ये 6वें नंबर पर है, हाँ। और 7वें नंबर पर लिख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। तो ये जो बैंक आपको दिख रही है, ये 7 सब्सिडरी बैंक थी एसबीआई की। 1979 में इन 7 का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, इन 7 को भी नेशनलाइज किया गया। 2017 में आकर के इन 2017 में इनमें से जो 5 बैंक कौन सी वाली? ये वाली, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवनकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। ये जो पहली 5 हैं, ठीक है, जो मैंने लिखी है उसकी बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट 5 बैंक, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 5 बैंक से मतलब ये मत समझना ये कोई सीक्वेंस नहीं है, जो मैं बता रहा हूं ना, बस मेरा जो सीरियल नंबर है फर्स्ट 5 बैंक, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं अपने सीरियल नंबर की बात कर रहा हूं।
तो बैंक नंबर 1 से लेकर के बैंक नंबर 5 तक, ये जो 5 बैंक हैं, इन बैंक को मर्ज कर दिया गया। किसमें? एसबीआई में। मतलब इनका कोई वजूद नहीं रहा, ये एसबीआई में मर्ज हो गई। और मर्ज कब की गई? 2017 के अंदर, 2017 में। और बाकी की जो 2 बैंक बची, इनको काहे नहीं मर्ज किए भैया? बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ इंदौर, इनको इसलिए मर्ज नहीं किए क्योंकि ये पहले ही मर्ज हो चुकी थी। इसमें बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो थी ना, ये 2008 में ही मर्ज हो चुकी थी। ये 2008 में ही एसबीआई में मर्ज हो गई थी। और बैंक ऑफ इंदौर जो है, ये 2010 में मर्ज हो चुकी थी, मर्ज्ड इनटू द एसबीआई। ठीक है, तो 2 बैंक तो पहले ही मर्ज हो गई थी, एक बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में और एक बैंक ऑफ इंदौर 2010 में। ठीक, और बाकी की जो बची 5 थी, इन सब को फिर 2017 के अंदर मर्ज कर दिया गया था। ये एसबीआई की जितनी भी हिस्ट्री थी जहां से क्वेश्चंस पूछ सकते थे, वो पॉइंट हो गए। ऐसा नहीं है कि बस यही बैंक थी जो इंडिपेंडेंस से पहले थी, और भी बहुत सारी बैंक थी इंडिपेंडेंस से पहले बनी थी, और वो आज भी हैं। अदर बैंक बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर द प्री इंडिपेंडेंस, या बिफोर लिख लो या प्री लिख लो, जो लिखना चाहो। अदर बैंक जो है प्री इंडिपेंडेंस की, वो भी हम देखेंगे, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की। तो और कौन कौन सी बैंक थी उसके बारे में चर्चा करें। ईयर नाम उनके जरूर लिखना। जैसे इलाहाबाद बैंक है, 1865 में बनी ये इलाहाबाद बैंक। ये बैंक भी आज़ादी से पहले की ही है, 1865 में ये बैंक एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक है, PNB। आज बच्चे AFO की बड़ी पॉपुलर अच्छे से तैयारी करते हैं, इस बैंक को सबसे पहला प्रेफरेंस रखते हैं। तो ये 1894 में आई थी, पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया, ये आज भी एग्जिस्ट करती है। हो सकता है आप में से हो कईयों के अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया। ये आई थी 1906 में, बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा अपनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, CBI। ठीक है, ये आई थी 1911 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। इसके अलावा कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक आई थी 1906 में, 1906 में कैनरा बैंक थी। और एक और लिख लो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आई थी 1908 में। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक हैं जिनके ईयर आपको याद रखने हैं, इनके ईयर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इतनी कहानी है भाई आपकी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की। अब चलते हैं हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड पर। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस पीरियड। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ये 1947 से लेकर के आज की तारीख तक चल रहा है। आज भी तो हम आज़ाद ही हैं ना, वापस से तो नहीं आ गए अंग्रेज गुलाम करने के लिए। वैसे तो उनके सिद्धांत आज भी हमको गुलाम बनाए हुए हैं, ये हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर अंग्रेजों का राज नहीं होता तो शायद मैं हो सकता है यहाँ पर हिंदी में लिख रहा होता, संस्कृत में लिख रहा होता। चलो ठीक है, ये अपना विषय नहीं है। तो 1947 में हम लोग आज़ाद हुए और टिल डेट तक, आज तक अपना जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ही चल रहा है। अब हुआ क्या भाई, आज़ादी तो मिल गई। आज़ादी के बाद जितनी भी बैंक थी ऑलमोस्ट सब की सब भाई प्राइवेट हाथों में थी। ऑल मेजर बैंक, जितनी भी अपने भारत की मेजर बैंक जो थी वो सब की सब प्राइवेट के हाथों में थी, मतलब प्राइवेट लोगों का ही उनके ऊपर कंट्रोल था, प्राइवेट थी, ये हम कह सकते हैं। ऑल मेजर बैंक, ऑलमोस्ट जितनी भी मेजर बैंक थी वो सब प्राइवेटली कंट्रोल्ड थी, मतलब कोई शेयर यहाँ पर गवर्नमेंट का नहीं था, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई हिस्सेदारी नहीं थी। अब इसकी वजह से ना बहुत सारी इश्यू आने लगे थे, इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे? जैसे मान लीजिए मेरी ही कोई बैंक है और उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, मेरी बैंक है, मैं उसका मालिक हूँ। अब मेरी बैंक है तो कौन तय करेगा कितना इंटरेस्ट लेना है? मैं तय करूँगा, ये सारे काम मैं तय करूँगा, कितना इंटरेस्ट मुझे देना है लेना है, जो कुछ भी है वो सारे काम मैं तय करूँगा। अब मान लीजिए मुझसे कहा गया कि भाई वहाँ से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर दराज आपको एक ब्रांच खोलनी है, ओपन कर लीजिए, ज़रूरत है। मैं क्यों ओपन करूँगा भाई, मुझे नहीं खुलवानी इतनी दूर ब्रांच, वहाँ के लोगों को नहीं मिल रही सुविधा, नहीं मिलने, मुझे उससे क्या, मैं तो अपना फ़ायदा देखूंगा। तो और दूसरी बात, अगर मुझसे कोई कहेगा भी खोल लो तो भाई उसमें पैसा लगेगा, इतनी सारी फैसिलिटी मुझे कौन देगा वहाँ तक ब्रांच खोलने के लिए, फिर उसमें लोग चाहिए काम करने के लिए, वो मैं कहाँ से लाऊंगा, सारी चीज़ें रहेंगी, तमाम तरह की चीज़ें रहती हैं। एक व्यक्ति जब प्राइवेटली किसी चीज़ को ओपन करता है तो वो अपने हिसाब से चलाता है, तो तमाम तरह की समस्याएं इसके आने लगी, इरेगुलरिटीज़ आने लगी, खास करके जो रूरल एरियाज़ थे उनकी पहुँच से दूर था। आज़ादी के बाद भी जो गाँव के लोग थे, जो रूरल एरियाज़ में जो लोग थे, वो आज भी
आज भी और उस समय भी, आज भी ले रहे हैं, उस समय भी अपना जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह थी वो अपने सेठ साहूकारों पर ही डिपेंड थे। वो बैंक से, बैंक तो खाते ही नहीं थे उनके लोगों के पास, अकाउंट ही नहीं थे, बैंक ही नहीं थे उनके आसपास, खाते कहाँ से होंगे, अकाउंट कहाँ से होंगे, तो बैंक से कर्जा कैसे लेंगे, बैंक से पैसा कैसे लेंगे। वो आज भी सेठ साहूकारों से मोटे मोटे ब्याज दर पर पैसा लेते थे। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। तो इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर थी, आप सभी लोग जानते हैं उनको, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। आरबीआई ने कहा, एक स्टेटमेंट में कहा था कि भाई ये जो डिसीजन था नेशनलाइजेशन का, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, ये लिख लीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने 1969 को 14 ऐसी बैंक, मेजर जो कमर्शियल बैंक थी, उनको चिन्हित किया। कब? 29 जुलाई 1969। ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दिन इन्होंने 14 कमर्शियल बैंक, ऐसी कमर्शियल बैंक इन्होंने देखी जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व था, मतलब डिपॉजिट था। 14 कमर्शियल बैंकों को इन्होंने नोटिस किया, मतलब रिसर्च किया, पता किया कि भाई किसके पास कितना रिजर्व है। ये वो बैंक थी जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट जमा था। तो जिनके पास 50 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट जमा था, उस समय ऐसी 14 कमर्शियल बैंक थी। इन 14 कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो सबसे पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नेशनलाइजेशन जो है वो 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने कर दिया था। और उस समय 14 कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया। ये वो बैंक थी जिनके पास, ध्यान रखना, पूरी 14 के पास नहीं, केवल एक बैंक के पास 50 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट होना चाहिए था। ये 50 करोड़ का डिपॉजिट, ये मत समझना कि 14 को मिलाकर के है। एक बैंक, जिस एक बैंक के पास 50 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है, उनको चिन्हित किया गया। ऐसी 14 बैंक चिन्हित की गई और उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत, ये भी लिख लीजिए, अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कौन सा एक्ट था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत इन 14 बैंक को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। कौन कौन सी थी 14 बैंक? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, और एक देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक अपना पीएनबी, और एक सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ ना इसका डायरेक्ट, क्योंकि इतनी सारी बैंकों के नाम यहाँ लिखो, समय भी बर्बादी होगी। मैं आपको एक डायरेक्ट फोटो ही दिखा देता हूँ बैंक के। सॉरी, ये देखो भाई, ये है वो 14 बैंक। इन 14 बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया। ठीक है, अभी जो मैंने नाम लिए थे 10-12 के नाम तो मैंने ले दिए थे। एक है भाई इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और यूको बैंक। ये टोटल कितने? 14 बैंक है। ये 14 बैंक थी उस समय की जिनको नेशनलाइज्ड किया गया। इनका नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में। इस बात को याद रखिएगा। ये पहला फेज था नेशनलाइजेशन का, फर्स्ट फेज था। यहां पर अभी ऐसा नहीं कि नेशनलाइजेशन अभी खत्म हो गया, अभी और होगा। ये फर्स्ट फेज था नेशनलाइजेशन का। सेकंड फेज जो हुआ वो 1980 में स्टार्ट हुआ, यानी कि फिर नेशनलाइजेशन किया गया 1980 में। 1980 में सेकंड नेशनलाइजेशन फेज आया, नेशनलाइजेशन फेज। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि भाई जब इंदिरा गांधी ने ये किया नेशनलाइजेशन, तो आरबीआई ने अपने उस समय स्टेटमेंट दिया था कि आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा डिसीजन है जिससे आर्थिक सुधार होगा। मतलब आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अब तक का, आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे पहला लिया गया डिसीजन है। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था और बहुत अच्छा डिसीजन था उस समय का, और वाकई में बहुत अच्छा था नेशनलाइजेशन करने का डिसीजन। अब सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, कोई इसके ड्रॉबैक भी बताएगा, कोई अच्छाई भी बताएगा। तो भाई सेकंड नेशनलाइजेशन फेज आया और इसमें और नई 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। अनदर 6 बैंक, और नई 6 बैंक चिन्हित की और उनको नेशनलाइज्ड कर दिया। ठीक है, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया। तो इस तरह से भाई 14 बैंक पहले हो गई, 6 ये, तो टोटल 20 बैंक जो थी वो नेशनलाइज्ड कर दी गई थी। 20 बैंक
जो थी वो नेशनलाइज्ड थी, उनका नेशनलाइजेशन किया जा चुका था 1980 तक। और ये 6 कौन कौन सी थी, ये भी एक बार देख लेते हैं, इनके भी नाम देख लीजिए 6 बैंकों के। ये हम गए नाबार्ड में, ये रही भाई हमारी वो 6 बैंक, देख लीजिए। ये वो 6 बैंक हैं जिनका नेशनलाइजेशन किया गया, जिसमें से सबसे पहली बैंक है आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। तो 14 वो और 6 ये, टोटल 20 बैंक हो गई 1980 तक आते आते, जिसमें हमको नेशनलाइज्ड बैंक मिल गई। यानी भारत में कुल 1980 तक 20 नेशनलाइज्ड बैंक थी, इसमें से 6 ये हो गई भाई, आंध्रा, कॉर्पोरेशन, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब सिंध और विजया बैंक। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इसमें मेन रीजन क्या था नेशनलाइजेशन के पीछे का, जैसे मैंने कुछ रीजन तो आपको बता ही दिए, ग्रामीण लोगों तक पहुंचना, तो और देख लीजिए 2-4 रीजन और लिख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। द मेन रीजन फॉर द नेशनलाइजेशन, ये जो नेशनलाइजेशन किया गया था बैंक का, इसके पीछे के कारण क्या थे। एक तो सबसे बड़ा कारण भाई सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, टू दी पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई सोशल वेलफेयर। दूसरा है भाई यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसको रूरल एरियाज तक एक्सपेंड करना, भाई गांव में बैंक ही नहीं थे, रूरल एरियाज में बैंक ही नहीं थे, तो एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग, जो बैंकिंग सुविधा है उनको एक्सपेंशन करना रूरल एरियाज तक, ग्रामीण क्षेत्र तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना, ये काम था। दूसरा जो रीजनल इम्बैलेंस था उसको खत्म करना, रीजनल इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस, कहीं पर बैंक ज़्यादा हैं कहीं पर बैंक बिल्कुल भी नहीं है, तो जो रीजनल इम्बैलेंस था उनको क्या करना है, रिड्यूस करना था, रिड्यूस्ड, ये एक और कारण था रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करना, टू कर्ब दी अर्बन और रूरल डिवाइड्स, जिसकी वजह से हो रहा था। इसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसको प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी टू दी लैंडिंग सेक्टर। प्रायोरिटी टू दी लैंडिंग सेक्टर का मतलब क्या है कि अपने भारत में अपन को पता भी एग्रीकल्चर स्टेट रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर और जो भी अलाइड एक्टिविटीज़ वगैरह है उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम के अंदर। तो भाई यही तो वो लोग हैं, सबसे ज़्यादा लोन कौन लेता है, सबसे ज़्यादा जो पैसा चाहिए वो किसको चाहिए, किसान को चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसके जो अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको चाहिए, और वो पैसा किससे ले रहे थे, वो ले रहे थे सेठ साहूकारों से। तो उन तक बैंकों को पहुंचाओ कि भाई प्रायोरिटी जो है सेक्टर लैंड, मतलब जो लैंडिंग सेक्टर है, जो बेसिकली पैसा लेते हैं, पैसा उठाते हैं, वहां तक लेकर के जाओ, यानी कि अपने इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर तक लेकर के जाओ। तो एग्रीकल्चर में पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर को घुसाया गया कि भाई हर चीज़, पूरी सुविधा प्रदान करो इनको। इसके अलावा जो सेविंग्स है उसका मोबिलाइजेशन करना, मोबिलाइजेशन ऑफ दी सेविंग्स, लोग अपने घरों में जब पैसा की बचत करते हैं तो उसको तिजोरी में रख लेते थे, पहले बैंकों में जमा ही नहीं करते थे, तो बैंकों में जमा करवाया गया उनसे कि भाई आप बैंक में जमा करो, यहाँ पर भी सुरक्षित रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। तो कुल मिलाकर के ये सारे कुछ कारण थे जो मेजर रीजन बताए जाते हैं नेशनलाइजेशन के लिए। तो भाई सीधी सी बात है, उस समय प्राइवेट बैंक थी, कोई भी अपना पैसा किसी की बैंक में क्यों रखेगा, भरोसा ही नहीं था। भाई प्राइवेट है, सरकार का कोई अधिकार नहीं, कल को भाग गया तो हम क्या करेंगे। तो भाई अगर नेशनलाइजेशन हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी, तो लोगों का भरोसा आ जाएगा कि भाई गवर्नमेंट की बैंक है और गवर्नमेंट कहाँ जाएगी हमको छोड़ करके। तो भाई एक मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स को बढ़ाने के लिए ये सारे काम हुए। अब आते हैं भाई तीसरा फेज है लिबरलाइजेशन फेज, लिबरलाइजेशन फेज, ठीक है। इसको देखो भाई, लिबरलाइजेशन फेज ये 1991 से लेकर के आज तक चल रहा है, आज तक लिबरलाइजेशन फेज जो है वो चल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज बताया जाता है कि भाई अब तक जितनी भी बैंकिंग सेक्टर थे 1991 से पहले, जितने भी बैंकिंग सेक्टर थे वो सब की सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, प्राइवेट सेक्टर वगैरह सब खत्म कर दिए थे। अब भाई जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करोगे तो आप ये मान करके चलो बिना प्राइवेट लोगों के या बिना जैसे आज भी होता है ना कि भाई केवल सरकारी नौकरी के भरोसे तो इकोनॉमी नहीं चल सकती। प्राइवेट नौकरी का एक बहुत बड़ा सोर्स है इंडिया के अंदर लोगों को रोजगार देने के लिए। तो अगर मान लीजिए प्राइवेट नौकरियों को ख़त्म कर दिया जाए तो देश में क्या बचा, गवर्नमेंट नौकरियां तो 1-2% ही है मुश्किल से लेकर के। तो वही चीज़ यहाँ पर भी नोटिस की गई कि भाई किसी चीज़ का अगर हमें डेवलपमेंट करना है, उसको एक बड़े पैमाने तक पहुँचाना है, तो उसमें आपको सिर्फ गवर्नमेंट से हट करके दूसरे लोगों को भी लाना पड़ेगा। भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लोग हैं, वो भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी तो अपनी बैंक ओपन कर सकते हैं।
तो ऐसे लोगों को भी मोटिवेट करो, ऐसे लोगों से भी कहो कि आप भी अपनी बैंक खोल सकते हो। और उस वक्त में खोलना भी चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने ऐसी अनुमति नहीं दी थी कि कोई अपनी प्राइवेट बैंक भी खोल सकता है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, मान लीजिए कोई विदेश का आदमी है, वो अपने देश में आके इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वो देश में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, यूजुअली जैसे मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, अब वो मान लीजिए दूसरी कंट्री में रहता है और मैं उससे कह रहा हूँ आ भाई इन्वेस्ट कर, तो वो मेरे कहने पर आएगा ना। तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो प्राइवेट लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है किसी भी देश को कंट्रीब्यूट, किसी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए लिबरलाइजेशन फेज स्टार्ट किया गया। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया 1991 में। काई के लिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टर। जो फॉरेन इन्वेस्टर थे उनके इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को इंप्लीमेंट किया 1991 में। गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। इस पॉइंट को याद रखना, लिबरलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में, जिससे एक बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया चेंज निकल करके आया हमारी इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर। और कहते हैं कि भाई बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है ना, वो यही है, बिगेस्ट डेवलपमेंट इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है ना, वो यही है, लिबरलाइजेशन फेज। मतलब प्राइवेट जो सेक्टर बैंक है उनका इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे भारत में आई और इससे जो डेवलपमेंट हुआ है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, जो मतलब एक तरह से जो घर घर तक, लोगों तक आज बैंक के अकाउंट खुलवाना कितना आसान हो गया है। आज भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके अकाउंट, इवन मेरे अकाउंट भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है। तो उस समय आरबीआई ने 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस दिया। उस समय आरबीआई ने यहाँ पर प्रोवाइड द लाइसेंस टू द 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो 1991 में जब ये लिबरलाइजेशन फेज स्टार्ट हुआ तो भाई 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को आरबीआई ने लाइसेंस दिया। आज तो बहुत सारी बैंक है, ये जब अपन अभी आरबीआई पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में आपको पूरी फुल डिटेल बताऊंगा कि आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कैसे वो काम करती है, और उसके अंदर भी भाई कौन कौन सी, कितनी शेड्यूल्ड बैंक है, कितनी नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, कितनी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक है, सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक कितनी है, सब कुछ वो आरबीआई वाले चैप्टर में बता देंगे। तो उस समय भाई 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक को इन्होंने लाइसेंस दिया अपनी कंट्री के अंदर एस्टेब्लिश करने के लिए। और वो बैंक कौन कौन सी थी, नाम लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे बोल देता हूँ मैं। एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक थी, और आपकी आईसीआईसीआई बैंक, लिखना चाहो तो चलो लिख लो, बोल रहे हैं तो लिखने में क्या दिक्कत है। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, ये बड़ी पॉपुलर बैंक हुई है भाई, आज भी बड़ी पॉपुलर है ये बैंक। इसके अलावा एक्सिस बैंक, आप में से होंगे भाई बहुत सारे लोग जिनका आईसीआईसीआई बैंक है, अपना एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जानते हो ना इन बैंक को, तो सभी जानते होंगे। बैंक ऑफ पंजाब है, इंडसलैंड बैंक है। अब ये बैंक ऑफ पंजाब, ये सुनने में थोड़ा सा लग रहा हो गवर्नमेंट का नाम है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब। इसके अलावा 6वें नंबर पे लिख लो एक इंडसलैंड बैंक है, ये भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, इंडसलैंड बैंक। इसके अलावा आपका सेंचुरियन बैंक है, 7वें नंबर पे लिख लो, सेंचुरियन बैंक है। एक आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक, ये भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, आईडीबीआई बैंक। तो सेंचुरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, और आपका ये डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है। और एक 10वें नंबर पे और लिख लो टाइम्स बैंक। तो ये 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक जो थी उस समय, उनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया, और इससे एक इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे भारत के अंदर आया।
ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारे भारत के अंदर आया ना, इससे ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक ओपन हुई, तो बाकी की जो दूरी, या हम ये कहें कि भाई हमारा जो बैंकिंग सेक्टर था वो पूरी दुनिया के लिए ओपन किया गया। मतलब हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना, उसको पूरी दुनिया के लिए, कंट्रीज की जो इकोनॉमी थी ना, वो पूरी दुनिया के लिए ओपन की गई कि भाई आओ आप लोग भी आकर के इन्वेस्ट करो। प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे काफ़ी इंप्रूव हुआ, इससे काफ़ी बढ़ा। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है 1991 का, इससे हम लोग कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म आया। अब ये एक नया शब्द है एलपीजी रिफॉर्म, कि भाई ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म अपने इंडिया के अंदर हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म बॉट एलपीजी रिफॉर्म इन इंडिया। ये क्या चीज़ है भाई एलपीजी? सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे घर की रसोई गैस हो, एलपीजी सिलेंडर। नहीं, यहाँ पर एलपीजी, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब यहाँ पर है ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, एल का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये 3 काम किए गए एलपीजी रिफॉर्म इन दी इंडिया। लिबरलाइजेशन में क्या किया गया भाई? जो गवर्नमेंट की लिमिटेशंस थी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए, उसको हटाई गई कि भाई पहले तुम ये काम नहीं कर सकते थे लेकिन अब कर सकते हो, तो इस तरह से लिबरलाइजेशन किया गया। दूसरा प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट बैंक है या जो बिजनेस वगैरह है, इंडस्ट्री सर्विस वगैरह हैं, उनको पब्लिक से प्राइवेट ओनरशिप में लेकर के आए, मैनेजमेंट प्राइवेट ओनरशिप के हाथों में दिए गए, प्राइवेटाइजेशन किया गया। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, जो भी आपके पास शहर का प्रोडक्ट है, आपके देश का प्रोडक्ट है, सर्विस है, कैपिटल है, लेबर है, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर पर लेकर के जाओ, पूरे देश में लेकर के जाओ। आज भी देख लो अपने यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंपनियों के बड़े बड़े जो सीईओ हैं वो अपने भारत के ही हैं। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। हमारे भारत के ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, भारत की ऐसी ढेर सारी सर्विसेज हैं जो दूसरी कंट्रियों को दी जा रही हैं। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। तो ये सब बिना प्राइवेटाइजेशन के पॉसिबल नहीं है, ये ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, PRI, यहाँ से ये प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? तो ये तो बात हुई भाई हमारे इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री की। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे RBI की बात कर लेंगे। चलो, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी पूरी डिटेल जितनी भी जानकारी उसमें है वो सारी निचोड़ करके लेके आएंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, और जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे, नाबार्ड ग्रेड A से रिलेटेड और IBPS AFO से रिलेटेड, और भी जो भी बैंकिंग एग्जाम है उसमें भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको करवा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा ना, तो आओ जुड़ो, जुड़ने का कोई पैसा नहीं है, फ्री है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। जय हिंद।